यस मैम। ओके, सो यहाँ पे क्या बात किया है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। तो ऑडिटर रिलेटेड जितने भी हम लोग ने प्रोविजंस देखे, उस प्रोविजन को नहीं फॉलो किया तो उसके अगेंस्ट जो पनिशमेंट्स है वो सारे पनिशमेंट्स सेक्शन 147 के अंडर आते हैं। ठीक मैम है, पेज नंबर क्या बोला आपने? पेज नंबर मैंने बोला 54 आई थिंक, 53। 53। ओके मैम। पेज नंबर 53 पॉइंट नंबर 15 आगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 to 146 both inclusive is contravened, the company shall be punishable with the fine which is not less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees. So कंपनी को क्या बोला, 25,000 रुपीज से 5 लाख रुपीज तक का, एंड यहाँ पे और नहीं है, एंड है, every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment of for a term which may extend to 1 year or with a fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees or both. So उसको imprisonment भी हो सकता है, उसको फाइन भी हो सकता है, एंड बोथ भी हो सकता है. सो फाइन का अमाउंट 10,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक का, एंड कंपनी है तो कंपनी को 25 से 5 लाख रुपीज. ठीक है, देन ये हो गया कंपनी का एंड कंपनी के ऑफिसर की बात. अब बोल रहे इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139, सेक्शन 143, सेक्शन 144 और सेक्शन 145. यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एक सेक्शन बोला है बिकॉज बीच वाले सेक्शन कुछ कुछ है जो ऑडिटर के कोई मतलब के नहीं है. The auditor shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees or 4 times the remuneration of the auditor whichever is less. So अगर ऑफिसर का फाइन पूछेंगे तो ऑफिसर का भी फाइन वही है 25,000 to 5 लाख के बीच वाला, बट यहाँ पे एडिशनल एक नया चीज आता है कि 4 times of remuneration of the auditor whichever is less. It may be noted that if auditor has contravened such provisions knowingly or willfully with the intention to deceive the company or its shareholders or creditors or tax authorities, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with a fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 25 lakh rupees or 8 times of the remuneration of the auditor whichever is less. So बोल रहे ये क्या है, ये नॉर्मल तुम्हारा कोई भी चीज तुमने अगर फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल तुमने कोई फॉर्म भरना था, फॉर्म नहीं भरा, तुमने इन्फॉर्म करना था कंपनी को नहीं किया, तुमने रेजिग्नेशन के टाइम पे या कोई भी चीज में तुमने फॉलो नहीं किया, तो ये है नॉर्मल वाला. बट यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ दिया है वो किसके लिए दिया है, ये पैराग्राफ बोल रहा है कि तुमने कोई भी टाइप का फ्रॉड करने के इंटेंशन से ऐसा कुछ काम किया है, कॉन्ट्रावीन्ड एनी प्रोविजन टू डिसीव एनीबॉडी, कंपनी हो, शेयर होल्डर हो, क्रेडिटर हो, टैक्स अथॉरिटी हो. तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑफेंस है. तो उसके लिए क्या करने का, तो बोलते हैं कि इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर तक का, प्लस फाइन होगा which shall not be less than 50,000 rupees. So 50,000 से 25 के बीच में होगा, और ऊपर तुम्हारा 4 टाइम था, यहाँ पे 8 टाइम्स कर दिया whichever is less. Where the auditor has been convicted under subsection 2, he shall be liable to, ये तो पनिशमेंट के सामने तुमको पे करना ही है, प्लस रिफंड द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हिम टू द कंपनी, जो पैसा लिया वो वापस रिटर्न कर दे, एंड पे फॉर डैमेजेस टू कंपनी, statutory bodies or authorities or members or creditors of the company for loss arising out of incorrect or misleading statements of particulars made in his report.
सो बोल रहे कि तेरे को पनिशमेंट तो होगा, वो 8 टाइम्स वाला जो भी है अमाउंट, जितना भी आता है वो आएगा। तेरे को जो पैसा मिला था सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन जो मिला था वो तेरे को रिटर्न करना है। एंड प्लस जिसको जिसको तेरे वजह से नुकसान हुआ था उसका सबका डैमेजेस का भरपाई तेरे को करना पड़ेगा, ये एडिशनली होगा। द सीजी शैल नोटिफाई specify any statutory body or authority of an officer for ensuring prompt payment of damages to the company or persons। तो बोल रहे कि ये सब पैसा देने के लिए फटाफट काम फटाफट होना चाहिए, उसके लिए एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है सीजी। फिर बोला है कि ओके इसको भी पढ़ते हैं। वेर इन केस ऑफ ऑडिट of a company being conducted by an audit firm, it is proved that the partner or partners of the audit firm has or have acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to or by the company or director or officer, the liability, whether civil or criminal, as provided in this act or in any other law for the time being in a force for such act shall be of the partner or partners concerned, of the audit firm and of the firm jointly and severally। सो ऊपर इतना सारा स्टोरी बताया, सब डराया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी क्लॉज छोड़ा नहीं है उन्होंने कि फर्म ने कोई भी एक्ट किया है फ्रॉडुलेंट मैनर में या फिर फ्रॉड में इनडायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। तो एंड प्लस ये फ्रॉड बाय द कंपनी भी हो सकता है और इन रिलेशन टू द कंपनी मतलब ऑन द कंपनी भी हो सकता है या फिर डायरेक्टर या ऑफिसर की इसमें भी हो सकता है। तो बोल रहे कि जितने भी लायबिलिटी आएगी, चाहे वो फाइन हो चाहे पनिश इम्प्रिजनमेंट हो, जो भी हो, इट विल अप्लाई जॉइंटली एंड सेवरली टू ऑल द पार्टनर्स। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। It may be noted that in case of criminal liability of the audit firm in respect of liability other than fine, मतलब imprisonment, the concerned partner who acted in fraudulent manner or abated or as the case may be colluded in any fraud shall only be liable। तो बोलते हैं कि जेल में कौन जाएगा, जेल में बेचारा वो पार्टनर जिसने फ्रॉड किया वही जाएगा, बाकी लोग को जेल में मत लेके जाए। तो फाइन छोड़ के और चीज नहीं करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी थोड़ा हम लोग पॉज लेते हैं, ठीक है। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द रिपोर्टिंग पार्ट, मेरे को एक क्वेश्चन था एंड ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी है, बट बहुत दिन से हम लोग ने पढ़ा नहीं है तो शायद तुम भूल गए होंगे। तो मैं तो भूल गई हूँ, मेरे को याद दिला दो। ट्रू एंड फेयर व्यू, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर कब होगा, क्या क्या चीजें होगी या नहीं होगी, तो उसको हम लोग ट्रू एंड फेयर बोलेंगे। आई थिंक जितने लोग हैं, 6 लोग हो तुम लोग, 6 पॉइंट बता दो, एक एक पॉइंट बता सब, अपना आंसर हो जाएगा। बोलो ट्रू एंड फेयर मतलब। मैम फाइनेंशियल रिपोर्ट ट्रू दिखाना चाहिए। तो ट्रू मतलब कैसे ट्रू होगा, क्या दिखाएंगे तो ट्रू होगा? utmost ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा तो। ओके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा तो मतलब इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली बोलूं तो आई कैन से डिस्क्लोजर किया है, एवरीथिंग दैट हाँ, नीड्स डिस्क्लोजर इज डिस्क्लोज्ड। गुड, यस। ओके। और कोई पॉइंट? अरे बहुत सारा पॉइंट था। कंपनीज एक्ट फॉलो किया होगा तो। परफेक्ट, कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, यस। और क्या फॉलो करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। और क्या करना है, बोलो। मैम ये भी चेक करना उन लोग विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रहे या सीक्रेट रिजर्व, वो भी चेक करना चाहिए तो सही। ओके, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे बोल सकते हैं आइदर वे। यस मैम। ओके गुड। और क्या? डेप्रिसिएशन का परसेंटेज प्रॉपरली किया हो। ओके, सो थोड़ा उसको समराइज करते तो वी से ऑल द कैलकुलेशन आर डन प्रॉपर्ली।
तो चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो डिप्रिसिएशन हो, चाहे वो आरडीडी हो, ऑल द अमाउंट्स आर करेक्ट, बराबर, ऑल द एंट्रीज आर पास्ड करेक्टली, एक्यूरेट है सारा चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कैश किया है, ट्रांजैक्शंस, यस, कैश ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली उसको हम लोग ने रिकॉर्ड किया है। और कैन आई ऑल्सो से देर इज नो बुक एंट्री विच इज फेक एंड ऑल द ट्रांजेक्शन आर बुक। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुमने जो लिखा है वो एक्चुअली में हुआ नहीं है, या जो एक्चुअल में हुआ है वो तुमने लिखा नहीं है, बोथ द केस, ओमिशन भी नहीं होना चाहिए एंड डबल रिकॉर्डिंग या ऐसे तरीके से तुमने फेक ट्रांजेक्शन बुक किया वो भी नहीं होना चाहिए। सो अगर ये सारे पॉइंट्स जो तुमने अभी बोले, वो सारे पॉइंट्स का आंसर अगर पॉजिटिव में आता है, मतलब सब चीजें बराबर से की हुई है, वेरी गुड, तो वी से कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर है, ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है। अगर ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है तो हम लोग रिपोर्ट भी कैसा करेंगे, वी विल गिव अ पॉजिटिव रिपोर्ट, वी विल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम बराबर है एंड अपना रिपोर्ट पॉजिटिव है। सो ये जो मेरा एक एंड है जहाँ पे मैं ओके बोल रही हूँ, वेरी गुड बोल रही हूँ, एंड उसके ऑपोजिट एंड पे आई विल से इट इज नॉट गुड, नेगेटिव रिपोर्ट दे रही हूँ। सो कैन आई से नेगेटिव रिपोर्ट कब देंगे, जो तुम लोग ने जितने भी पॉइंट्स बोले उसका पूरा उल्टा कर दूं, डिस्क्लोजर ठीक से नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है, कंपनीज हाँ एक्ट या जो भी लॉज है उसको फॉलो नहीं किया है, फेक एंट्रीज पास किया है, एक्यूरेसी नहीं है, कैलकुलेशन गलत है, डिप्रिसिएशन गलत है, वट एवर, बहुत सारे पॉइंट्स देंगे। सो नेगेटिव बोल दिया तो सेकेंड दूसरे एंड पे आ गया, ठीक है। तो बोलते कि जितने भी रिपोर्ट्स है ना, रिपोर्ट्स के टाइप्स है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, बट बोलते हैं कि ये दुनिया जो है ना वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना, देर इज नो वाइट एंड ब्लैक, देर इज अ लॉट ऑफ ग्रे ग्रे ग्रे। अपना ऐसे होता है कि एकदम कोई एकदम सत्यवान भी नहीं है और कोई एकदम बुरा भी नहीं है, बुराई में अच्छा है, अच्छाई में बुराई, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, तो उसको लिए बोलते हैं बीच वाला कोई रिपोर्ट है क्या, मतलब जहाँ पे मैं एकदम अच्छा भी नहीं बोल रही हूँ, एकदम फुल पॉजिटिव भी नहीं बोल रही हूँ एंड फुल उसको नेगेटिव भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ बीच वाला, ओके ओके। तो बोलते हैं हाँ ना, तुम्हारे पास तुमको क्या चाहिए, हर एक टाइप का रिपोर्ट तुमको मिलेगा। सो एक रिपोर्ट होता है जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज करेक्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, मेरा फाइनेंशियल, बिकॉज देखो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर को रॉन्ग बोलना इज एज गुड एज कोई पर्सन को हम लोग कैरेक्टर पे जज कर रहे हैं, यू नो। अगर मैंने बोल दिया कि तेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है, मतलब खत्म हो गया चीज, उसका बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिकॉज जनरली भी से ट्रू एंड फेयर क्यों नहीं है, पक्का कुछ ना कुछ फ्रॉड किया रहेगा। सो वो कंपनी के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठ जाते हैं। सो किसी को नेगेटिव रिपोर्ट देना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, यू नो, बहुत प्रॉपर अपने पास होना चाहिए पॉइंट्स, तो ही हम लोग ये कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि कभी कभी छोटा छोटा चीज है, अभी ये छोटा छोटा चीज इतना छोटा भी नहीं है कि मैं उसको इग्नोर करूं, एंड वो इतना बड़ा भी नहीं है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू को अफेक्ट करेगा। तो ऐसे आइटम है तो क्या करेंगे, तो बोलते रिपोर्ट कैसा लिखो, रिपोर्ट में लिखो कि द स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड पीएनएल शोज ट्रू एंड फेयर व्यू, बोल दो ओके है, एक्सेप्ट the following item. So except depreciation, which is calculated at so and so rate. Actually, the calculation should have been so and so. Because of that, the profit and loss account. So net profit is increased by so and so, inflated by so and so amount, or deflated by so and so amount. Or because of this, the asset is inflated by so and so amount, or deflated by so and so amount. So हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि अगर डेप्रिसिएशन ठीक ठाक कर दिया होता ना बॉस उसने, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छा था। तो और डेप्रिसिएशन इतना बड़ा आइटम भी नहीं आ रहा है कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रॉन्ग बोल दी, क्योंकि वो यहाँ पे और यहाँ पे इतनी अमाउंट के लिए अफेक्ट करता है, चल जाएगा। सो उसको हम लोग बोलते हैं बीच वाला रिपोर्ट। और एक टाइप का रिपोर्ट क्या होता है, अभी देखो फ्लड्स वगैरह आते हैं बहुत सारे जगह पे, यस, इस साल भी आए हैं, अभी भी कुछ दिन पहले भी बहुत सारे आए थे, एंड ह्यूज फ्लड, जैसे लास्ट ईयर केरला में आया था, ऐसे फ्लड बहुत सारी जगह पे बहुत बार आते रहते हैं। मुंबई में तो लास्ट जो आया था 2005 में बहुत बड़ा वाला आया था।
तो ऐसे बड़े बड़े जब भी फ्लड्स आते हैं तो उसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है फर्स्ट थिंग, एंड बिजनेस बहुत दिनों के लिए कभी कभी इंटरप्ट हो जाता है, एंड डेटा सारा खराब हो जाता है। अभी सपोज मेरा पूरा का पूरा ऑफिस डूब गया तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम पूरा डूब गया, अगर मैंने कुछ बैकअप वगैरह नहीं लेके रखा था, मेरा हार्ड डिस्क भी उधर ही था, जो भी है, तो अगर वो भी सिस्टम नहीं रहा, मैंने हैंड रिटन, मैंने मैनुअल्स बुक लिख के रखे थे, सारे बुक भी पानी के साथ डूब गए, तो ऐसे केस में एक तो मेरे को मेरा बिजनेस कुछ महीने के लिए नहीं चला, वो अलग से स्टोरी है, बट फ्लड आने के पहले वाले महीने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऑडिटर को बोलते हैं कि देख क्या हुआ था कि फ्लड आया था से अगस्त में, ठीक है, सो अगस्त महीने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है अपने पास, एंड उसके पहले मतलब जुलाई तक मेंटेन किया था, बट अभी वो सारा पानी के साथ बह गया, तो तेरे पास कब से है, तेरे पास सितंबर से लेके मार्च तक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बोला तो 7 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स तेरे पास 7 मंथ्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अभी तू उसका ऑडिट कर। नाउ एक चीज पैसा मिलता है तो मना नहीं करते हैं, सेकेंड चीज ये कुछ नेचुरल कैलामिटीज है, इस पे किसी का जोर नहीं चलता है, तो हम लोग मना नहीं कर सकते कि तेरे 7 महीने का ही ऑडिट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को तो 12 मंथ्स का चाहिए। सो द क्वेश्चन फॉर द ऑडिटर इज कि मैं 7 महीने जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है, उसका ऑडिट तो हम लोग ने पूरा ये सिलेबस कवर किया, सारे मेथड्स जो भी है टेक्निक्स यूज करेंगे, प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, हम लोग करेंगे ऑडिट, बट व्हाट अबाउट दोस 5 मंथ्स? एंड प्रैक्टिकली तुमको सबको पता होगा कि देखो अगर जो लोग होते हैं कुछ लोग, ठीक है, जिनका जेन्युइनली नुकसान होता है, एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जेन्युइनली नुकसान नहीं हुआ रहता है, बट कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब क्या, मतलब मैंने बहुत सारे जोल किए हुए हैं, ठीक है, एंड ऐसा कुछ सिचुएशन होता है मेरे ऑफिस में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरा कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है, मैंने 2 रात पहले ही जाके सब चीजें मैंने घर पे मैंने मंगवा ली थी, सो एवरीथिंग इज सेफ एट माई प्लेस, बट मेरे को बाद में पता चला कि अरे बाप रे यहाँ पे ना सिचुएशन बहुत खराब है, एंड बिकॉज सिचुएशन खराब है, अगर मैं बोल दूं लोगों को कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट भी पानी के साथ बह गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो नोबडी विल डाउट मी, ठीक है, एंड बाय द टाइम मेरा बिजनेस वापस चालू होता है, कुछ दिन का जो गैप आएगा बीच में, उस दिन में मेरे जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, जो भी जोल करना था मैंने कर लिया, एंड मैंने बोला ओके अभी मैंने सितंबर से पूरा वापस बुक्स ऑफ अकाउंट चालू किया, एंड ये नई शुरुआत है, मेरा तो सब चला गया, तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। सो नाउ ऑडिटर को एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि ऑडिटर क्या करे, ये अज्यूम करे कि वो 5 मंथ्स पक्का झोल ही रहेगा, या ये अज्यूम करे कि नहीं बिकॉज ये 7 मंथ्स परफेक्ट है, तो वी कैन अज्यूम 7 मंथ के बेसिस पे, यू नो सैम्पलिंग के जैसा, तो 7 मंथ बराबर है तो 5 मंथ भी बराबर ही होगा, तो बोथ द सिनारियो इज रॉन्ग, हम लोग कोई भी चीज ऐसा जज करे दैट वुड नॉट बी करेक्ट, तो क्या करने का, तो वो केस में अपने को चौथा 4th टाइप ऑफ रिपोर्ट देने के लिए अलाउ किया है, विच इज वी से वी डोंट नो, वी सिंपली राइट इन द रिपोर्ट कि बॉस मैंने इतने टाइम का ऑडिट किया, इतने मंथ के मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मैं 7 मंथ का ऑडिट करके 7 मंथ के हिसाब से तुमको ओपिनियन दे रहा हूँ, आई डोंट नो अबाउट दोज 5 मंथ, आई डू नॉट कमेंट, I do not give any opinion on those months, और कभी कभी कोई कोई चीज में on those branches और those areas जहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिला, सो कहीं कहीं पे इट इज अलाउड, बट बट बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो, यू नो जजमेंट यूज करना, ईच वन टू देयर ओन है, तो क्या बोलते हैं कि ये जो 7 मंथ्स का तुमने ऑडिट किया, 7 मंथ के ऑडिट करने के टाइम पे तुमको ऐसा लगता है कि दो 5 मंथ्स में जोल होगा ही होगा, इवन इफ यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट यू हैव डन, तुमको लगता है कि नो दैट 5 मंथ इज ऑल्सो रॉन्ग, तो वो केस में यू कैन गिव नेगेटिव रिपोर्ट ऑल्सो। सो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑडिट नहीं किया मतलब मैं बोलूंगा कि नो ओपिनियन, आई कैन ऑल्सो डिसाइड, मेरे को ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि सब गड़बड़ है, तो आई कैन ऑल्सो गिव नेगेटिव रिपोर्ट, और इन रेयर केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव कोई नहीं बोलेगा क्योंकि किसी को भी खुद के सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, जब जिस लोग तुमको नो ओपिनियन का ऑप्शन मिलता है
तो तुम अच्छा बोल के खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लोगे. सो दिस वाज एकदम छोटा सा समरी अबाउट द रिपोर्ट वाला चैप्टर जो हम लोग करने वाले. ठीक है. सो बेसिकली ये जो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है उसके गोल गोल ही अपने को घूमना है. इसके अलावा क्या करने वाले ये चैप्टर में हम लोग रिपोर्ट का फॉर्मेट सीखने वाले हैं. ठीक है. सो पढ़ते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. छोटा चैप्टर है बट पढ़ने को करने को मजा आएगा. सो 12.2 में सबसे पहले तो ये ओवरव्यू है. यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या ओपिनियन कह सकते हैं इसको, वो दिया हुआ है. सो इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज हम लोग को स्किप करना है. ठीक है. इंट्रोडक्शन को कट कर दो, पढ़ने का जरूरत नहीं है. देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. अगेन हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन जैसा कुछ कर रहे हैं कि अच्छा मेरे को दो ऑब्जेक्टिव कोई बता सकता है ऑडिट का? 2 ऑब्जेक्टिव्स. एक तो यहाँ पे आ गया, एक तो यहाँ पे आ गया फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिपेंडेंस. इंटीग्रिटी. To give report. रॉन्ग नंबर. इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ये ऑडिटर का क्वालिटी है या फिर ऑडिट कैसा होना चाहिए से वो ऑडिट के लिए मैम ऑडिटर. डिटेक्ट फ्रॉडुलेंस. हाँ यस, तुमने अभी बराबर बोला. डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर. सो पहला to give opinion on the financial statement, whether financial statement shows true and fair view or not, and second to detect any fraud and error. So ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. दिया हुआ है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे है एंड उसको फिर एक्सप्रेसली बताओ. अभी ये तो एकदम चिंदी पॉइंट है कि तुम ऐसा मन में मत रखो, मन में मत रखो, उसको तुम कम्युनिकेट करो इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट. अब ये रिपोर्ट कैसा होना चाहिए तो उसका भी उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है. ये सब भी 1 रीड करना, 1.2 1.3 सिर्फ एक बार रीड करके ऊपर से गो थ्रू करके छोड़ देना. अच्छा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ये पढ़ के ये क्वेश्चन अगर तुमको आता है ना तो तुम डर जाओगे कि ये क्या पूछेंगे, ये कहाँ पे आता है, इसका रेफरेंस कहाँ पे. पूछा क्या है? अकाउंटिंग प्रैक्टिस. अकाउंटिंग जो करते हैं उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बट ऑडिट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ेंगे तभी समझेगा. क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट टेक्स अ नंबर ऑफ जजमेंट्स अबाउट अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के टाइम पे बहुत सारे जजमेंट्स को यूज करते हैं. ऐसे 260 contains a discussion of the qualitative aspect of accounting principle. 260 अपने को आया था पर अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना है. यहाँ पे दिया हुआ है तो ठीक है पढ़ लेते हैं. इन कंसिडरिंग, अभी ध्यान से पढ़ना, इन कंसिडरिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट एंटिटीज accounting practices, the auditor may become aware of possible bias in management's judgment. ये तुमको अगर याद हो तो अगेन मैं वही एग्जांपल लूंगी विंडो ड्रेसिंग वाला कि मैंने एसी था तो एसी का एक्चुअली तुम लोग तो चालू करने नहीं देते हो, पर मैंने बोला नहीं 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 एसी तो बहुत चलता है हमारे क्लास में, तो ना मेरा जजमेंट बोलता है कि उसको 30% डेप्रिसिएट करना पड़ेगा. तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो जजमेंट करने का चांस मिला था, अपॉर्चुनिटी था, उसको मैंने गलत यूज किया, बायस हो गई एज अ मैनेजर. The auditor may conclude that lack of neutrality together with uncorrected misstatement causes the financial statement to be materially misstated. तो अगर ऑडिटर को ऐसा समझ में आता है कि ऐसा कुछ बायस किया हुआ है तो अपने को पता है कि ये मटेरियल मिस्टेटमेंट है. एंड इंडिकेटर, अभी ये समझेगा कैसे अपने को, तो समझने के लिए अपने को कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे. दैट इज सिलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट ब्रॉट टू मैनेजमेंट अटेंशन ड्यूरिंग दी ऑडिट. ऐसे कुछ करेक्शन ऐसे कुछ सिमिलर एरिया था जहाँ पे हम लोग ने बार बार मैनेजमेंट को बोला कि मैनेजमेंट ये तूने क्या किया है,
यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। सो फॉर्चुनेटली अपना नजर में आ गया, इसलिए हम लोग ने उसको चेंज करवा दिया। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि पहले तो रॉन्ग था ना, चेंज क्यों करवाया, बिकॉज रॉन्ग था। तो यहाँ पे अपने को चेक करना है कि बहुत बार देखो ऐसा होता है कि ये जो अकाउंटेंट होते हैं छोटे छोटे फर्म में, स्पेशली अकाउंटेंट होते हैं ना, वो लोग क्वालिफाइड नहीं होते, तो वहां पे वी कैन से चलो ठीक है उनको नॉलेज नहीं है इसलिए गड़बड़ किया। बट तुमको पता है, अरे वो तो ना 30-30 साल से यही प्रोफेशन में है, खुद सीए है, डिग्री विग्री है, बात करके समझता है कि इज वेरी नॉलेजफुल पर्सन, एंड फिर भी उसने ऐसा मिस्टेक किया, मतलब वो पक्का उसने इंटेंशनली बायस होके किया है। एंड पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एस्टिमेट करने के टाइम पे अपने को समझते कि अरे यार कुछ भी बोल रही है, ऐसा तो कुछ कैलकुलेशन का एस्टिमेशन का कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है। So these are some of the indicators. Then 540 addresses possible management bias in making accounting estimates. So यहाँ पे अपने को ऐसे का भी रेफरेंस दिया हुआ है।